नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। बड़ौदा का बाजीगर कौन होगा? जी हां, बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी के बाद कांग्रेस और इनेलो ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। आखिरी वक्त तक दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। आज नामांकन का आखिरी दिन भी था। बीजेपी ने जहां एक बार फिर योगेश्वर दत्त पर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को मैदान में उतारा है, जबकि इनेलो ने बड़ौदा से जोगेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया है। योगेश्वर दत्त बड़ौदा से 2019 विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जबकि इनेलो के प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन बड़ौदा कांग्रेस की सीट है। सवाल है कि क्या कांग्रेस अपना गढ़ बचा पाएगी या बड़ौदा में इस बार कमल खिलेगा या फिर इनेलो कोई कमाल करेगी। एक और बड़ी खबर, बड़ौदा उपचुनाव के लिए अखाड़ा सज चुका है। आखिरी दिन सभी उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे। बीजेपी की ओर से फिर दंगल में योगेश्वर दत्त हैं। कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को मैदान में उतारा है। जोगेंद्र मलिक ने भी अपना पर्चा भरा। कांग्रेस विधायक के निधन से सीट खाली हुई थी और इसके बाद यह उपचुनाव 3 नवंबर को इस उपचुनाव में वोटिंग होगी और 10 को परिणाम आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए सियासी अखाड़ा लग चुका है। बीजेपी की तरफ से इस बार सियासी अखाड़े के दंगल में उतरे हैं योगेश्वर दत्त। कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को मैदान में उतारा है, तो इनेलो ने जोगेंद्र मलिक पर दांव खेला है। कांग्रेस विधायक के निधन के बाद से सीट खाली हुई है और अब इस बड़ौदा विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 10 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त ने नामांकन कर दिया है। बड़ौदा उपचुनाव के दंगल में योगेश्वर दत्त एक बार फिर से उतर आए हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया। योगेश्वर दत्त ने उपचुनाव में जीत का दावा भी किया है। बड़ौदा के विकास के लिए लड़ रहा हूं, ये उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि 2019 का विधानसभा का चुनाव इसी सीट से हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताते हुए चुनाव मैदान में उतारा है इस उपचुनाव में। लेकिन इस बार योगेश्वर दत्त ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि जीत उनकी होगी। बड़ौदा के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। कांग्रेस और इनेलो रेस में नहीं है। बड़ौदा का चौमुखी विकास करवाना है। योगेश्वर दत्त एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार। बड़ौदा उपचुनाव में एक बार फिर से पार्टी ने उन पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें मैदान में उतारा है और इस बार जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं योगेश्वर दत्त। तो 3 तारीख को बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, 10 को परिणाम। लेकिन सियासी अखाड़ा सज चुका है और इस दंगल में सभी सियासी दलों ने अपने अपने सूरमा उतार दिए हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से दांव खेला है योगेश्वर दत्त पर, इस बड़े चेहरे पर। खेल जगत का एक बड़ा चेहरा, लेकिन बता दें कि इसी सीट से पहला मुकाबला हार चुके हैं। 2019 का चुनाव हार गए थे, लेकिन खेल जगत में एक बड़ा नाम है योगेश्वर दत्त। स्थानीय है और इस स्थानीय बड़े चेहरे को बीजेपी भुनाना चाहती है। देखना यह होगा जिस तरीके से योगेश्वर दत्त दावा कर रहे हैं कि यहां के विकास की लड़ाई लड़ रहा हूं और इस बार जीत उनकी ही होगी। क्या उनका दावा ये सच होता है? योगेश्वर दत्त एक बड़ा नाम, कुश्ती के दंगल में कई बड़े महत्वपूर्ण मुकाबले जीत चुके हैं, लेकिन ये सियासी मुकाबला है और देखना होगा क्या ये सियासी मुकाबला वो अपने नाम कर पाएंगे। इस बार 100% ये सीट भारतीय जनता पार्टी और अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में डालेगी। आज अभी अपने फार्म भरा, हमारे साथ में हमारे MP साहब के हैं, पवार साहब भी हैं, भी है,
जेपी दलाल जी भी आए हुए थे, उमेश कौशिक जी MP हैं जो हमारे शुरू गए हुए थे। बस ये है कि आप देखोगे इस बार बहुत ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी आएगी और यहाँ इस बार कमल खिलेगा और इतिहास आएगी। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने भी आज अपना नामांकन किया। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार है इंदुराज नरवाल। नामांकन में कुमारी सैलजा और किरण चौधरी भी पहुंची। 2019 में बड़ौदा में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस की ये पारंपरिक सीट कही जाती है, लेकिन कांग्रेस विधायक की मौत के बाद, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और इस उपचुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस ने ये दावा किया है कि जीत उनकी होगी। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के तौर पर इंदुराज नरवाल को उतारा है, जिन्होंने नामांकन कर दिया। कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन में प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा और कांग्रेस के नेता किरण चौधरी पहुंची। 2019 में बड़ौदा इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लगातार कांग्रेस का कब्जा इस सीट पर रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा जब उपचुनाव हो रहा है कांग्रेस के विधायक के निधन के बाद, क्या कांग्रेस अपनी सीट को बचा पाती है या नहीं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने अपना नामांकन भरा। इस मौके पर उनके साथ कुमारी सैलजा और किरण चौधरी नजर आई। एक और बड़ी खबर, इनेलो प्रत्याशी योगेंद्र मलिक ने भी अपना नामांकन कर दिया है। 2019 में भी योगेंद्र मलिक इनेलो के उम्मीदवार थे। नामांकन के वक्त उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला मौजूद रहे। इनेलो भी इस बार बड़ौदा उपचुनाव में अपनी जीत का दम भर रही है और एक बार फिर से योगेंद्र मलिक को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। उनकी तरफ से आज नामांकन किया गया और नामांकन के मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और एकमात्र बड़े चेहरे अभय चौटाला मौजूद रहे। अभय चौटाला ये दावा लगातार इस उपचुनाव को लेकर कर रहे हैं कि ना इस बार बीजेपी का कमल खिलेगा, ना कांग्रेस यहां पर कोई कमाल कर पाएगी, बल्कि इनेलो के उम्मीदवार की जीत होगी। इनेलो प्रत्याशी हैं योगेंद्र मलिक, जिन्होंने नामांकन किया है। 2019 में योगेंद्र मलिक ही इनेलो के प्रत्याशी थे। एक बार फिर से उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है। नामांकन के वक्त इनेलो नेता अभय चौटाला मौजूद रहे। कैंडिडेट की घोषणा करिए सर, एक बार कैंडिडेट के बारे में बताइए। योगेंद्र मलिक है सर, पहली बार का रिपीट कर दिया सर। अब रिपीट दी, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस नेता ने बगावत भी की है। निर्दलीय ही मैदान में उतरे हैं डॉक्टर कपूर नरवाल। कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने से नाराज थे और बाकी तेवर दिखा रहे थे, लेकिन अब निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला किया है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे डॉक्टर कपूर, लेकिन टिकट की जो उम्मीद थी वो उम्मीद टूट गई। नामांकन में निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू उनके साथ नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी हुई। सवाल ये कि यहां का बाजीगर कौन होगा। इस बीच में तमाम उठापटक हो रही है। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के नेता ने बगावत भी की है। निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरे हैं डॉक्टर कपूर नरवाल। कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन टिकट की उम्मीद पूरी नहीं हुई तो चुनाव मैदान में अकेले उतर गए। उन्होंने गेम जैसे गेम खेल के मेरे को कांग्रेस से दूर करने का काम। कांग्रेस की गुटबाजी मतलब आप दावेदार थे, मान रहे हैं? यस। लेकिन ये भी था लगातार कि कपूर सिंह दोनों हाथों में लड्डू लिए। नो, मैं तो पहले 3 महीने पहले भूपेंद्र हुड्डा से बात हो चुकी थी। 2 महीने पहले तो बीजेपी का रोल कैसे मान रहे हैं? नहीं, बीजेपी का रोल नहीं मान रहा मैं, दो अकेले कांग्रेस का रोल मान रहा हूँ। यहाँ बड़ौदा के लोगों के साथ मैं तो पहले से इस बात का कह रहा था, ये जो डॉक्टर साहब को मोहरा बनाकर जो किया गया ये सब अंडर प्रेशर की राजनीति है। यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए इनको, अगर मैंने तो पहले ही समर्थन दे दिया, अगर कांग्रेस इनको अपना उम्मीदवार बनाती तो तब भी मेरा समर्थन इनके साथ है। लेकिन जिस प्रकार का गेम करके इनको मोहरा बना के रास्ते में से हटाने का काम किया है, इस बात को पूरे बड़ौदा की जनता अच्छी से समझ चुकी है और उनके इस गेम को नहीं चलने देगी। बड़ौदा हल्का पूरे प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम करेगा।
चलिए, तमाम जो बातें हमने आपको बताया किस तरीके से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी बढ़ गई है नामांकन के आखिरी दिन, और इसको लेकर और जानकारी हम जुटाएंगे। सोनीपत से मेरे सहयोगी नितिन अंतल जुड़ गए। नितिन, जहां सभी सियासी पार्टियों के पत्ते अब खुल चुके हैं, नामांकन हो गया है, आपसे जानना चाहते हैं क्या सियासी समीकरण वहां पर बन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से योगेश्वर दत्त पर दांव खेला है, तो इनेलो भी अपने पुराने चेहरे के साथ, तो कांग्रेस अगर नए चेहरे के साथ आई है तो वहां पर बगावत साफ नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बड़ौदा को हुड्डा का गढ़ कहा जाता था, और लेकिन एक नए चेहरे को उतारना कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण जरूर बदले हैं। जो डॉक्टर कपूर नरवाल थे वो बीजेपी पार्टी में शामिल थे, लेकिन टिकट की शर्त पर ही वो भी कांग्रेस पार्टी में गए थे, और उनके सीधे सीधे आरोप अब कांग्रेस पार्टी पर ये है कि इनकी टिकट पक्की थी, लेकिन गुटबाजी के चलते, खींचतान के चलते उनके साथ एक खेल खेला गया और बीजेपी पार्टी को जितवाने के लिए एक डमी कैंडिडेट उतारा गया। जो इंदुराज हैं, उनके पास कोई खासा राजनीतिक सफर नहीं है, महज एक पूर्व पार्षद हैं और एक 20 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी में थे। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो योगेश्वर दत्त हैं, उनका पलड़ा भारी है। योगेश्वर दत्त ने इससे पहले जो चुनाव है बहुत अच्छा फाइट किया था। इसके साथ साथ जो बात करें इनेलो पार्टी की, तो इनेलो पार्टी ने भी अपने जो कार्यकर्ता है उस पर विश्वास जीता है, जोगिंदर मलिक पर, लेकिन जो पूरे चुनावी समीकरण है वो कांग्रेस पार्टी पर आकर अटक गए हैं, क्योंकि जो सीट है इनेलो और कांग्रेस की ही रही है। लेकिन पहली बार जो बीजेपी पार्टी के जो योगेश्वर दत्त हैं वो कहीं ना कहीं अब भारी दिखाई दे रहे हैं। जी, लेकिन जातिगत समीकरण कितना काम करते हुए नजर आ रहे हैं इस उपचुनाव में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चेहरे मोहरे जो उतारे गए हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं जातिगत गणित भी ध्यान में रखा गया है, और क्या ये एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर जो बड़ौदा जो विधानसभा है वहां पर सबसे ज्यादा जाट वोटर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इनेलो पार्टी में भी, और जो बात करें कांग्रेस पार्टी, और इसके साथ सबसे बड़ा चेहरा कपूर नरवाल, जो वहां से एक बहुत मजबूत नेता माने जाते थे, जिनका एक वोट बैंक बंधा हुआ था, लेकिन किसी न किसी पार्टी से टिकट जो कांग्रेस से नहीं मिली, उसके बाद वो आजाद जो उम्मीदवार के तौर पर जो लड़ेंगे, और उसके साथ साथ जो राजकुमार सैनी है वो भी यहाँ से पर्चा भर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बात को देखा जाए तो जो जाट वोटर हैं वो 3 जगह बढ़ चुके हैं, और उसके साथ जो अन्य वोटर हैं जो बीजेपी पार्टी की तरफ ही झुकते दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ जो राजनीतिक समीकरण है वो अभी जो जिस तरह से फील्ड में जाएंगे उस तरह से पता चलता रहेगा। लेकिन जो फिलहाल के जो मौजूदा हालात हैं, इंदुराज जो उतारे गए हैं कांग्रेस पार्टी से, उनके पास कोई खासा बैकग्राउंड नहीं है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए इनेलो पार्टी की, तो इनेलो पार्टी इसमें जरूर कहीं ना कहीं अपने पैर जमा सकती है बड़ौदा उपचुनाव में, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की है खींचतान वो भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से कपूर नरवाल ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने साफ कहा कि उन्हें एक शर्त लेकिन नितिन, ये समझना चाहते हैं आपसे, ये खींचतान सिर्फ यहाँ उम्मीदवारी को लेकर है या बड़े स्तर पर भी है? क्योंकि जब नामांकन किया कांग्रेस उम्मीदवार ने तो उस वक्त किरण चौधरी और कुमारी सैलजा ही नजर आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी हुड्डा खेमे से कोई चेहरा नहीं था। जी बिल्कुल, यह नामांकन के दौरान सबसे पहले जो कुमारी सैलजा और जो किरण चौधरी ही पहुंची थी, लेकिन बाद में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे जरूर हैं, लेकिन जो सवालों के जवाब कुमारी सैलजा ही देती नजर आई। उनसे पूछा भी गया कि टिकट में ऐसी खींचतान क्यों रही, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाई। उसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जब सवाल किए गए कि कपूर नरवाल ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मीडिया के कैमरे के सामने कुछ नहीं बोले, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की खींचतान एक बार फिर सबके सामने आई है। ये जो टिकट दी गई है कहीं ना कहीं जो कपूर नरवाल हो या फिर जो विधायक हैं, ये शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो तीनों उम्मीदवारों ने, जो बड़ी पार्टी उनके उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, लेकिन यहां पर जातिगत समीकरणों के साथ सियासी जो चेहरे हैं दांव खेले गए उन पर, उनको लेकर भी हम विश्लेषण कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस में एक बड़ी फूट एक बार फिर से इंदुराज नरवाल को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन डॉक्टर जो कपूर नरवाल हैं उन्होंने बगावत कर दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बात से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे, मीडिया के सवालों से बचते नजर आए, और कुमारी सैलजा, किरण चौधरी नामांकन के लिए जरूर पहुंचे अपने उम्मीदवार के साथ। पर देखना यह होगा कि कांग्रेस के एक नेता के बगावती सुर और जातिगत समीकरण बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद साबित होते हैं। कितनी उम्मीद है जीतेंगे? हाँ जी, जीतेंगे। जीत को लेकर पूरी उम्मीद है। हाँ। जो जिस तरह से बीजेपी के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर हमारे भी सारे आए हुए विधायक आए हुए हैं, सब आएंगे।
जो हल्के के विकास को लेकर बात कर रहे हैं कि हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार रही लेकिन कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पता लग जाएगा। तो अभी नए कैंडिडेट को टिकट दिया है, क्या लगता है कि नहीं है पुराना कांग्रेस। और बड़ी खबर, अंबाला में किसान की मौत पर बवाल हुआ है। बीजेपी ने किसान नेता चढ़ूनी पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री नायब सैनी का बयान, किसान की मौत के लिए चढ़ूनी जिम्मेदार है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कांग्रेस से मिली भगत है। ट्रैक्टर रैली पर पथराव किया गया, निजी स्वार्थों के लिए लोकतंत्र को लठतंत्र बना दिया। अंबाला में बीजेपी की रैली में किसान की मौत हुई थी और इस मौत का जिम्मेदार बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री नायब सैनी ने किसान नेता चढ़ूनी को बताया है। अंबाला में किसान की मौत पर बवाल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने किसान नेता चढ़ूनी पर गंभीर आरोप लगाए। नायब सैनी ने कहा कि इस मौत का जिम्मेदार किसान नेता चढ़ूनी है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कांग्रेस से मिली भगत भी है। ट्रैक्टर रैली पर पथराव किया गया, निजी स्वार्थों के लिए लोकतंत्र को लठतंत्र बना दिया। अंबाला में बीजेपी की रैली में किसान की मौत हुई थी और उसी को लेकर नायब सैनी ने ये प्रतिक्रिया दी है। उनका आरोप गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर, जो किसान नेता है, कि उनकी वजह से इस किसान की ट्रैक्टर रैली में जान गई। और आपको बता दें, साथ ही उन्होंने कांग्रेस से मिली भगत का भी आरोप लगाया है। ये कहा नायब सैनी ने कि ट्रैक्टर रैली पर पथराव किया गया, निजी स्वार्थों के लिए लोकतंत्र को लठतंत्र बनाया गया। बीजेपी समर्थित रैली में एक बुजुर्ग थे जो ट्रैक्टर पर निकले थे, उनको मैं इसको कहूंगा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ग्रुप और कांग्रेस के सीधे सीधे पदाधिकारी जिस प्रकार का नंगा नाच उन्होंने यात्रा को रोक करके किया, वो 20 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, सड़क को रोक करके लगातार 3 घंटे तक जिस प्रकार से जो इन कानूनों के समर्थन में किसान आ रहे थे, उनके ट्रैक्टरों के ऊपर पत्थरबाजी की, डंडों से हमला किया और डंडों के बाद भी जो ट्रैक्टरों के ऊपर किसान बैठे थे, उन किसानों को भी धक्के दे करके नीचे गिरने का काम किया। अंबाला में किसान की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। इससे पहले आपने सुना नायब सैनी को गंभीर आरोप लगाया उन्होंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर, लेकिन किसानों पर केस दर्ज करने पर किसान नेता बीके नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी चेतावनी दे रहे हैं प्रशासन को, मामले रद्द नहीं हुए तो बड़ा आंदोलन करेंगे। ये उनकी तरफ से प्रशासन को सीधे तौर पर बड़ी चुनौती है। चेतावनी दी गई है उनकी तरफ से। बीजेपी की ट्रैक्टर रैली में किसान की जान गई थी। रैली का विरोध करने वालों पर केस दर्ज किए गए हैं और इसी के तहत गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर भी मामला दर्ज हुआ है, जिसके चलते उन्होंने प्रशासन को चेताया है, मामले रद्द नहीं हुए तो बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको इससे पहले हम सुना रहे थे कि किसान की मौत के बाद कैसे सांसद और पूर्व मंत्री नायब सैनी ने आरोप लगाए थे, इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को। दूसरी तरफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जो मुकदमे उनके और बाकी किसानों के खिलाफ हुए हैं, उन मुकदमों को रद्द किया जाए, वरना एक बड़ा आंदोलन होगा। जो है वो बड़ी ओछी हरकतों में उतर आई है और उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए हैं। हमारे जो किसान हैं उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करवाया है, कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया है। और उन्होंने कहा है कि किसान से मारपीट की गई है, धक्का मुक्की की गई, उसको खींच के नीचे डाला गया है। किसी ने उससे कोई हरकत नहीं की, उसको हार्ट अटैक हुआ है और उसको पहले भी हार्ट अटैक हो चुके हैं।
जो हमें मालूम हुआ है कि उसको पहले 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं और बुजुर्ग व्यक्ति था 75 साल का। ऐसे व्यक्तियों को आंदोलन में लेके भी नहीं आना चाहिए, लेकिन ये स्वार्थी लोग मरे हुए का भी फायदा उठा रहे हैं, अपने कार्यकर्ता का मरे हुए का भी फायदा उठा रहे हैं। बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर एक कार आग का गोला बन गई, बाल बाल गाड़ी सवार लोग बचे हैं। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। आपको बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से बता रहे हैं, जहां पर एक कार आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि गाड़ी में सवार लोग बच गए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे धू कर बीच सड़क ये कार जल रही है। कुरुक्षेत्र में ये वारदात हुई, घटना हुई है, जहां एक कार में अचानक से आग लग गई। गनीमत ये रही कि इसमें जो लोग सवार थे वक्त रहते गाड़ी से बाहर आ गए। फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर आकर इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे कुरुक्षेत्र में एक कार सड़क पर आग का गोला बन गई। अचानक से कार में आग लग गई और फिर ये ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं, जो आपको ये कार आग के गोले में तब्दील हो गई। गनीमत ये रही कि इसमें जो लोग सवार थे वक्त रहते कार से बाहर आ गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर आई, इसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। टायर पाड़ देना। अगली बड़ी खबर पंजाब से, लुधियाना में लुटेरों की शामत आ गई, जब लोगों ने 3 लुटेरों को जमकर पीटा। फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश इनकी तरफ से की गई। लुटेरों ने 2 कर्मचारियों को गोली मारी। आसपास के दुकानदारों ने हिम्मत कर 3 लुटेरों को पकड़ा। लुटेरों की जमकर धुनाई की, इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दुबी रोड की वारदात बताई गई है। 2 आरोपी बताए हैं कि मौके से फरार भी हो गए, लेकिन बाकियों किस तरीके से पकड़ा, हिम्मत करते हुए आसपास के दुकानदारों ने और जमकर उनकी धुनाई की गई। 3 लुटेरों की फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश कर भाग रहे थे लुटेरे। इनमें से बताया गया कि 3 को आसपास के दुकानदारों ने पीछा कर पकड़ लिया, फिर जमकर लात घूंसे बरसाए। लुटेरों ने 2 कर्मचारियों को गोली भी मारी है। आसपास के दुकानदारों ने हिम्मत कर 3 लुटेरों को मौके से पकड़ लिया। लुटेरों की जमकर धुनाई की, इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दुबी रोड की वारदात, लेकिन जानकारी ये कि लूट की कोशिश में शामिल 2 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब। वीडियो बना